हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अल्टी कॉमर्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड अल्टी का कॉमर्स का पेपर जो हुआ था वो हुआ था कल, यानी कि 8 अगस्त 2021 को ये कंडक्ट किया गया था और सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग वाले शिफ्ट में इसको कंडक्ट किया गया था। इसके अंदर जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं और कॉमर्स के क्वेश्चन हैं दोनों यहाँ पे मिक्स हैं। और मेरे पास सेट डी वाला पेपर यहाँ पे है। अगर आपके पास अदर सेट है तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं और आप उनको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम ही यहाँ पे रहने वाले हैं। और आप कमेंट बॉक्स में कितने नंबर आपके आ रहे हैं उस हिसाब से आप कमेंट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि एक एवरेज हमारी क्या यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। और ये जो आंसर की है वो एक प्रोविजनल आंसर की नहीं है, ये हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार की है। तो इसको आप जो ऑफिशियल आंसर की है वो यहाँ पे निकल के आएगी। उसमें 2-3 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा, लेकिन जो अपने अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर दिए हैं जो मोस्ट एक्यूरेटली करेक्ट हो सकते हैं तो आप उनको मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। डेलीगेशन आपको पता है किस चीज़ का किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके अथॉरिटी का यहाँ पे डेलीगेशन किया जाता है। ये तो आपका सही है। दूसरे में काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आपको पूछा था कि मोस्ट यूज्ड अकाउंटिंग मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है इंडिया में, तो ये टैली है, आप सबको पता है। क्योंकि वर्ड और एक्सेस तो आपका एमएस वर्ड का पार्ट, यहाँ पे एमएस ऑफिस का पार्ट हो जाते हैं। थर्ड है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये आपके लेके आए थे लूकस पैसियोली ने इनको इन्वेंट किया था, जो कि आपके इटली के यहाँ पे बेसिकली ये रेजिडेंट्स थे। इन्होंने यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। फिर क्वेश्चन था फोर्थ, इफ ड्राइंग आर मेड रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बाय पार्टनर ऑफ ए फर्म, गिवन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर सेम, देन हाउ मनी मंथ्स द इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विड्रॉ विल बी चार्ज। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पार्टनर किसी मंथ के एंड में रेगुलरली बराबर अमाउंट से यहाँ पे क्या करते हैं, आपका ड्राइंग कर रहे हैं, तो कितने पीरियड का यहाँ पे इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 सिनेरियो होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में। एक होता है मिड ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ के बीच में। और एक होता है एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हैं, अगर किसी मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट में आप क्या कर रहे हैं, ड्राइंग ले रहे हैं, तो 6.5 मंथ्स का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन 6.5 मंथ्स की जाएगी। और अगर आप मिड में कर रहे हैं, मिड में इन द सेंस कि अगर मंथ के बीच में आप कर रहे हैं तो 6 मंथ्स का आपका कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप एंड में कर रहे हैं किसी मंथ के तो 5.5 मंथ्स का आपका कैलकुलेशन किया जाता है। क्योंकि ये कैसे निकलता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर एंड में कर रहे हो आप तो टोटल मंथ्स आपके 11 हो जाते हैं अगर आप काउंटिंग करोगे। और उसके बाद लास्ट का आपका जो इंस्टॉलमेंट बचती है, आपने देखा होगा उसमें 0 लास्ट वाले मंथ्स में आपका बचेगा जो दिसंबर में होगा। और स्टार्टिंग में जनवरी में आपको 11 महीने का देना पड़ेगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो इस तरह से आपका ये 5.5 निकल कर आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या था, ऑप्शन नंबर ए 5.5 मंथ्स। ठीक, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट। यहाँ पे अलग अलग टेस्ट दिए हैं और ये इंडिविजुअल टेस्ट की यहाँ पे बात करी गई है। सीडीपी का क्वेश्चन ये है बेसिकली, इसमें अलग अलग टेस्ट दिए हैं और इसका सही आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, वेस्लर वैल्यू परीक्षण यानी कि टेस्ट। ये आपका सही आंसर है। बाकी ये सारे जो हैं आपके ग्रुप टेस्ट वाले हैं। फिर बात करी है एक्सट्रेंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे इंट्रिंसिक भी होता है और एक्सट्रेंसिक भी होता है। एक्सट्रेंसिक के केस में लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंट्रिंसिक पूछा होता तो आपका ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आपका सही आंसर यहाँ पे होता। तो आपका सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस इज ए काइंड ऑफ एक्सटेंसिव प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कॉन्सेप्ट लर्नड बाय ए स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लास इज यूज्ड बाय हिम इन हिंदी क्लास, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे बोला कि एक कॉन्सेप्ट जो आपने हिस्ट्री की क्लास में सीखा वही उस कॉन्सेप्ट को आपने यूज किया हिंदी की क्लास में कुछ सीखने के लिए, तो ये किस तरह का है। इसका जो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है आंसर वो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र का। क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ में यहाँ पे यूज कर रहे हो। जैसे आपने साइकिल के केस में हम लेते हैं कि साइकिल कोई सीखता है तो वो बाइक चलाने यहाँ पे सीख जाता है क्योंकि बैलेंस उसका यहाँ पे बन जाता है, तो वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। बट ऑफिशियल आंसर की में क्या है और आपके अकॉर्डिंग क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग इसका पॉजिटिव ट्रांसफ़र सही आंसर होना चाहिए।
एट्थ वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये आया था ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही है वो है ईयर 1912 एडी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर डू नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 3 टाइप के सेंटर आपके होते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर, जिसको एक्सपेंडिचर सेंटर भी यहाँ पे बोला गया है। तो वो 3 होते हैं, जबकि सेल्स सेंटर आपका कोई सेंटर यहाँ पे नहीं होता है। 10th क्वेश्चन है हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें आपके कितने यहाँ पे इंटेलिजेंस सब टेस्ट थे आपके, तो वो थे 5। 11th क्वेश्चन है हु सेज दैट द इवेल्युएशन मे बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंड टू विच एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्यूपिल्स। तो ये यहाँ पे इसका जो आंसर मैंने काफ़ी सर्च किया, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे टेलर मिल रहा है ना, और जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कहीं पर भी टेलर का नाम नहीं है। तो आप अगर आपको इसका आंसर मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वैसे अगर ऑफिशियल आंसर की मैं देखते हैं इसका क्या आंसर निकल कर आता है, क्योंकि जो इसमें नाम दिए हैं ऑथर के वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। 12 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एट प्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, ये आपको पता होगा कि ये आपका फेमा एक्ट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको कंट्रोल करता है, जो कि पहले था फेरा था, ठीक है। तो उसको फेरा को बाद में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, फेमा बना दिया गया, जबकि जब क्या किया गया यहाँ पे काफ़ी लिबरलाइजेशन कर दिया गया, जो कंट्रोल थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया या उनको कम कर दिया गया। तो उस तरह से उसको फॉरेन डायरेक्ट मतलब फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे लाने के लिए इसको फेमा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। यूटीआई तो आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये आपका एक यूटी बॉन्ड है, वो म्यूचुअल फंड, फर्स्ट म्यूचुअल फंड आपका यूटीआई के द्वारा लाया गया था, ये आपका इससे संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी। 13th वाला है द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए। फुल फॉर्म ऑफ एनपीए पूछे आपसे, इसका फुल फॉर्म आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एमसीक्यू में हमने सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं, अगर आप मेरे एमसीक्यू की सीरीज को देखेंगे और जो लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80 से 90% सिलेबस निकल के आया है, और एग्जैक्टली क्वेश्चन भी निकल के आए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन हमारे सीरीज से निकल के आए हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे जीन पियाजे की स्टेजेस के बारे में पूछा गया था, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है। ये स्टेज होती है आपकी 7 to 12 ईयर्स की, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेजेज होती हैं आपकी। फर्स्ट होती है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, थर्ड होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 7 से 12 ईयर्स के बीच में आपकी होती है क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर 15th क्वेश्चन है इन अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे बोला गया है जब भी अमलगमेशन होता है तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के टाइम पे कहाँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट का क्या किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली यहाँ पे हमने अपनी सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। डेबिट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के। अगर हम डेबिट जो लॉस होता तो उसको हम क्या करते, डेबिट करते कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के। सिडबी आपको पता ही है, सिडबी का फुल फॉर्म ही अगर आपको पता है तो तब भी आप ये क्वेश्चन सही कर सकते थे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सिडबी क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करी है तो इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे, पहला देखिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एक नॉन फाइनेंशियल कैटेगरी का होता है, प्रमोशन आपका नॉन फाइनेंशियल होता है, और जॉब सिक्योरिटी आपका नॉन फाइनेंशियल होता है। बट जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है इसके अंदर आपको स्टॉक जो कंपनी के शेयर्स हैं वो यहाँ पे आपको अलॉट किए जाते हैं, तो वो आपका क्या है, फाइनेंशियल नेचर का इंसेंटिव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। When goods are sent on consignment, debit is given to। यहाँ पे 18 क्वेश्चन में बात करी गई है, जो आपका गुड्स भेजा गया है कंसाइनमेंट के लिए, तो उसमें आपको डेबिट कौन सी पार्टी को आप डेबिट करेंगे, कंसाइनी के अकाउंट को करेंगे, सेल्स अकाउंट को, या कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका कंसाइनमेंट अकाउंट होना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कुछ और इसका आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
19th क्वेश्चन है, इन विच प्लान स्कूल इज कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन होम। यहाँ पे बोला गया है कि स्कूल को कंसिडर किया गया है एज ए चिल्ड्रन होम। तो इसमें इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली आंसर है वो आपका विनेटिका प्लान होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे खूब आज़ादी दे दी जाती है अपने अकॉर्डिंग काम करने को। उनको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है सीखने पे, वो अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं, नेचर के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन करके वो सीखते हैं। तो विनेटिका प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो और मॉरिसन प्लान, डाल्टन प्लान, एक डाल्टन प्लान के अंदर यहाँ पे कन्फ्यूजन है डाल्टन और विनेटिका में, क्योंकि डाल्टन प्लान में भी इसी तरह का कुछ किया जाता है। बट इसमें डाल्टन प्लान के अंदर क्या है कि एक एज लिमिट फिक्स की गई है, एक एज लिमिट के बाद बच्चों को लिबर्टी दी गई है, तो उसमें थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है विनेटिका प्लान का। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप ज़रूर बताएं। 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in term of money transaction and events which are in part or at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये किसने दी थी, ये आपको सभी को पता होगा, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हम अकाउंटिंग की पढ़ते हैं, और जब मैंने अकाउंटिंग का आपको करवाया था, अगर आप नोट्स में जाकर देखेंगे तो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन यही वहाँ पे डिस्कस की थी। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये दी थी आपके अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड्स रिसिट इज इशू। यहाँ पे मेड रिसिट की बात करी गई है। अगर आपने हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा होता तो हिंदी वाले ने ये सभी ने लगभग सही किया होगा, क्योंकि मेड रिसिट आपके कप्तान की रिसिट, यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल दिया कप्तान की रिसिट है, तो कौन यहाँ पे करेगा, कैप्टन ऑफ द शिप इसको इशू करेगा। कभी कभी इंग्लिश और हिंदी दोनों को देख लेना चाहिए, हिंदी में भी काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। 22 वाला क्वेश्चन है कम्स अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स। यहाँ पे अलग अलग मोटिव्स दिए हैं और इसका क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर मेरे पास नहीं है, बट जो आंसर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे हंगर एंड थ्रस्ट तो कंफर्म है कि ये आपका एक्वायर्ड मोटिव नहीं है, क्योंकि ये आपका नेचुरल मोटिव्स है कि आपकी भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो ये आपका नेचुरल है, हमें एक्वायर नहीं करते। एंगर एंड फियर और बी एंड डी में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन भी आपका एक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि कोई आप पे हमला करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी रक्षा करोगे। सेल्फ प्रोटेक्शन भी आपका एक तरह से नेचुरल जो मोटिव है वो आपका है, एक्वायर्ड नहीं है। बट इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एंगर और फियर भी, लेकिन ज़्यादा वेटेज इसी का है, ऑप्शन नंबर डी का, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है जब हम सेल्फ एक्वायर्ड मोटिव्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या चाहते हैं, अपनी डोमिनेंट पोजीशन चाहते हैं, हम अपनी जो है हम पावर चाहते हैं। तो पावर कैसी आएगी हमारी, जब हम कंपटीशन में जाएंगे और हम हमारे जो फर्म है उसको सभी को एक्सीड करके हम क्या करेंगे, अपनी एक अलग सी पहचान बनाएंगे। तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोऑपरेशन एंड कंपटीशन हमारा क्या है, एक तरह से एक्वायर्ड मोटिव हो सकता है। आपका आंसर क्या है, अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। ठीक है, 23 वाला बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट। यहाँ पे बात करी गई है जब भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं नंबर आइटम्स किसी टेस्ट में, तो क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारे सेंट्रल लिमिट थ्योरम है स्टैटिस्टिक्स में वो यही कहता है कि अगर आप किसी भी टेस्ट में क्या करते हो, एक सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेरिएबल्स जो हैं उनको अगर लेते हो तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपका आंसर अलग है तो आप बता सकते हैं। 24 वाला क्वेश्चन है विच इज़ द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी पे हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे, मैंने अच्छे से आपको समझाया था कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती क्या है। वो लाइबिलिटी होती है जो किसी इवेंट की हैपनिंग पे अराइज होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे सारे ऑप्शंस को तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स तो आपका लाइबिलिटी है सिंपल सी, आउटस्टैंडिंग वेजेज भी आपकी सिंपल लाइबिलिटी है क्योंकि आपको पेमेंट करना ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लाइबिलिटी होती है। बचता है आपका लाइबिलिटी फॉर द बिल डिस्काउंटेड। तो यही आपका सही आंसर है। आपका जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। 25 वाला है क्वेश्चन पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर। अब इसमें काफ़ी वेरिएशंस आंसर में मिले हैं मुझे कि अलग अलग, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर 25 वाले का वो है पिकनिक वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि जो आपके
एस्थेटिक और एथलेटिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, काफ़ी चुस्त दुरुस्त होते हैं। और जो एथलेटिक वाले होते हैं ये तो काफ़ी एंग्री होते हैं, ठीक है, ये तो नेचर ही होता है। और एग्जाम्पल सीधा सीधा अगर आपको याद नहीं होता तो आप विराट कोहली जी का ले सकते हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जब भी क्रिकेट मैच खेलते हैं एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ये क्या करते हैं, ये तो सीधे सीधे अपनी जो एंगर है उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। और साथ ही जो एस्थेटिक नेचर के होते हैं ये भी काफ़ी पतले होते हैं और काफ़ी इनके अंदर टेम्पर्डनेस कम होती है और ये जल्दी क्या गुस्सा हो जाते हैं इस तरह से। बट इसमें और रिलीजियस तो हो नहीं सकता, तो आंसर इसका सही हो जाएगा पिकनिक मेरे हिसाब से। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, पिकनिक नेचर के लोग होते हैं, काफ़ी जो टोलरेंस हम कह सकते हैं और काफ़ी लविंग नेचर के होते हैं, सोशल नेचर के लोग होते हैं। तो ये जल्दी अपने गुस्से को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन हमने एक उसमें डिस्कस किया था जिसमें हमने 3 टाइप की पर्सनालिटी को यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें एक था आपका क्या, एक्टोमॉर्फिक था, एंडोमॉर्फिक था और मेसोमॉर्फिक, 3 तरह की थी। तो उसी से एक कनेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है और काफ़ी डीप में ये पूछा गया था। आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 26 वाला क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, ये आपका क्या है, ये आपका होता है जर्नलाइजिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड बाय, यहाँ पे बोला गया है कि जो रिवैल्यूएशन में आपके पार्टनरशिप के बीच प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाता है तो कौन से पार्टनर उस प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ओल्ड पार्टनर होगा। और क्योंकि इसमें दो ऑप्शन में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, पहला कि ऑल पार्टनर या फिर ओल्ड पार्टनर, तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ज़्यादा सही यहाँ पे लगता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है आप बता सकते हैं। 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू विच फेज ऑफ टीचिंग, यहाँ पे इवेल्युएशन की बात करी है तो यहाँ पे 3 आपके टीचिंग के स्टेजेज होते हैं। एक होता है प्री एक्टिव फेज होती है, फिर इंटरएक्टिव होता है, फिर आपका पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव फेज में आप क्या करते हो, अपने लेसन प्लान को आप प्रिपेयर करते हो और क्लास में जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसको आप प्रिपेयर करते हो। इंटरैक्टिव फेज में आप आपने बनाया है अपने पढ़ाने के लिए, जो भी आपने मटेरियल आपने बनाया है उसको आप क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो बच्चों के सामने, ये वो आप पढ़ाते हो। और पोस्ट एक्टिव फेज में आप क्या करते हो, उसका इवेल्युएशन करते हो और फीडबैक लेते हो। तो ये आपका किस तरह का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। 29th क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर्स क्वालिटी। यहाँ पे पूछा कि जो टीचर्स की नॉलेज है किससे रिलेटेड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। तो टीचर के किस क्वालिटी को यहाँ पे ये डिनोट करता है, पर्सनल क्वालिटी को, प्रोफेशनल क्वालिटी को, सोशल क्वालिटी या नन ऑफ दी अबव। देखिए इसमें एक्यूरेट आंसर मैं नहीं कह सकता कुछ भी कि इसका क्या होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल क्वालिटी। क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमारे समाज के अलग अलग हिस्सों से बच्चों में आती हैं, अलग अलग जो हमारे सोशल एस्पेक्ट हैं उससे बच्चों के अंदर देखी जाती हैं। और यहाँ पे बच्चों के अंदर जो हमारे स्कूल्स की बात करी गई है, स्कूल्स के अंदर जो बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखी जाती है उसकी नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। तो वो नॉलेज टीचर के किस एस्पेक्ट को यहाँ पे टच करती है, तो वो यहाँ पे पूछा गया। तो मेरे हिसाब से क्योंकि पर्सनल क्वालिटी, टीचर्स की पर्सनल क्वालिटी की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है, प्रोफेशनल क्वालिटी की बात जहाँ तक है वो स्टडी से रिलेटेड हो सकती है। और दोनों में कन्फ्यूजन है बी और सी में, लेकिन हो सकता है इसका कि सी ऑप्शन राइट हो, सोशल क्वालिटी, क्योंकि ये हमारे समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं। और हमारे जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो सोसाइटी से आते हैं, डिफरेंट सोसाइटी से आते हैं, तो ये सोशल क्वालिटी में भी। 30th क्वेश्चन है, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। ये तो आपका सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सीक्रेट पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो जनरल पब्लिक को पता नहीं होती कि आपके फर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर आपका अलग अलग होता है, नॉमिनल पार्टनर भी आपका अलग होता है। इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो पब्लिक को पता होती है कि ये आपके पार्टनर है, बट जो सीक्रेट पार्टनर है उसका पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। 31, फोरसाइट इज कंसिडर्ड इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहाँ पे फोरसाइट किस थ्योरी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये आपका, इसका आंसर मुझे एक्यूरेट आंसर कहीं पे नहीं मिला, मैंने काफ़ी सर्च किया, इसका आंसर नहीं मिल पाया। बट इसका आंसर आप अगर अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर इसका देखेंगे ऑफिशियल आंसर की मैं क्या निकल के आता है।
32nd वाला है, आफ्टर द डिवेंचर रिडीम्ड द बैलेंस इन द सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका आपने रिडीम कर लिया डिवेंचर्स का, आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो आपका सिंकिंग फंड में अमाउंट बचता है तो उसको कहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका जनरल रिजर्व के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। 33 वाला है, लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम्स आर एडेड टू। यहाँ पे बताया गया कि जो भी आपके इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड लीगल एक्सपेंसेस हैं वो किस में यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम जब भी क्या होता है, हम कोई भी क्लेम करते हैं किसी भी तरह का कुछ भी, तो उसमें हमारा प्रीमियम इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेज हैं, लीगल चार्जेज हैं, वो सारे हमारे जो प्रीमियम है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। 34th है, एंथ्रोप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। यहाँ पे बनाया गया है कि आपका जो एंथ्रोप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी सिटी में है, तो वो आपका है गुजरात, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर है 35वां क्वेश्चन आपका, CS कैन बी फॉरफिटेड फॉर। ये तो हमने पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि CS क्यों फॉरफिट किया जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉन पेमेंट फॉर कॉल मनी। यहाँ पे कॉल मनी जब आपने पेमेंट नहीं करी तो आप क्या करते हो, CS को फॉरफिट कर लो, क्योंकि विद CS आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी, ये कोई ऑप्शन नहीं है। फेलर टू अटेंड मीटिंग, ये कोई ऑप्शन नहीं है। फेलर टू रिपे द लोन टू द बैंक, बैंक से कोई मतलब नहीं है, हम CS की बात कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल। ये भी हमने क्वेश्चन एज इट इज़ डिस्कस किए हैं ये सारे क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हो तो आपके पास क्या निकल के आता है, वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। इफ ए सब्सक्रिप्शन इज लेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कंपनी द प्रोसेस ऑफ इशूइंग CS विल नॉट बी कंटिन्यूड। ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे घुमा के पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पहले के एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता था, बट इसमें इसको घुमा दिया गया क्वेश्चन को। इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 90% होना चाहिए, क्योंकि जो रूल है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपका जो टोटल वैल्यू है CS की, उसका कम से कम 10% आपको एज एन एप्लीकेशन मनी आपको मंगाना पड़ेगा। जब भी आप अप्लाई करते हो, से अप्लाई मांगते हो CS के लिए, जब भी आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे उसके बाद अप्लाई करेंगे CS के लिए, तो उसमें 10% आपका कम से कम एप्लीकेशन के तौर पे आना चाहिए, और 90% आपका तब आगे के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट और कॉल वॉल के लिए आप रखते हो। तो ये आपका 90% आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी डीप में पूछा गया क्वेश्चन है। 38 वाला है, टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाई। ये टीम टीचिंग किसने दिया, ये भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर कुछ और ही यहाँ पे आपको मिलेगा। काफ़ी सर्च किया मैंने इसका आंसर, लेकिन मिल नहीं पाया। अगर आपको मिलता है तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। 39th क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रीपेयर्ड बाई। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 40th क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ए न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड इन। ये मैंने आपको 3 या 4 बार कम से कम ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी किसी हमारी एसेट से, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हों, वह फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट तक के लिए, तो वो सारे उसके उसी अकाउंट में उसको डेबिट किया जाएगा, यानी कि मशीन अकाउंट में ही उसको उस खर्चे को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस ही माना जाएगा, क्योंकि हमने मशीन को, नई मशीन को परचेज करने के लिए, उसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको यहाँ पे खर्चा किया है। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20 lakhs, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3 lakhs, नॉर्मल रेट 10%, द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है हमने। इसके अंदर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें सुपर प्रॉफिट? मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई थी, मैंने कहा था कि ए पहले आता है, अल्फ़ाबेटिक वाइज अगर आप देखेंगे तो ए पहले आएगा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट पहले आएगा, उसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट, फिर आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो मैंने ये ट्रिक भी आपको याद कराई थी। एवरेज प्रॉफिट तो आपको ऑलरेडी 3 लाख का दिया है, और आप क्या करते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 20 lakhs दिया, उसका 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आएगा 2 lakhs रुपीज़। तो आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया 2 लाख, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख, इसका डिफरेंस आ गया। तो ये आपका काफ़ी ईजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
42 क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करी गई है, एफडीआई है, एडीआर, जीडीआर है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि एफडीआई में भी यहाँ पे इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जबकि एडीआर जीडीआर में भी होता है, क्योंकि एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होता है। इन दोनों केसेस में अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है एडीआर को, जबकि जीडीआर में आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिक्योरिटी उनके स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तीनों ही फॉर्म क्या है आपके इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के फॉर्म होने चाहिए। 43 क्वेश्चन, द स्केलोग्राम मेथड ऑफ द एटीट्यूड मेजरमेंट वाज प्रोपगेटेड बाय, ये किसने दिया था? ये आपका थर्स्टन ने दिया था। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स इन नोन एज, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन वाला। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैसेज को हम किस में करते हैं, जब भी हम इनकोडिंग करेंगे, हम स्टार्टिंग में जब हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता है, हम क्या करते हैं, अपने मैसेज हमारे पास होता है उसको इनकोड करते हैं, उसके बाद मीडिया को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिकोड किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, फीडबैक यहाँ पे होता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस चलता है जो आपका कम्युनिकेशन का है। और यहाँ पे पूछा है कि जो आप कन्वर्ट करते हो किसी मैसेज को अपने कम्युनिकेशन सिंबल्स में, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग। 45 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी स्पेसिफिक एक्ट। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट हैं अपने पास बने हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हमने पढ़ लिया। तो बचा क्या आपका, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक एक्ट यहाँ पे नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन द रोसर्स इंक ब्लड टेस्ट। यहाँ पे एक रोसा शाही धब्बा परीक्षण किया जाता है, यानी कि रोसर्स इंक ब्लड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। उसके अंदर अलग अलग यहाँ पे कार्ड्स थे, और कार्ड्स को किसको दिखाया जाता था, जो आपके एक तरह से जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको यहाँ पे कार्ड दिखाए जाते थे, और उस कार्ड में जो इंक ब्लॉट होते थे, यानी कि जो स्याही के धब्बे होते थे, उसके अकॉर्डिंग उनके मेंटेलिटी को देखा जाता था कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ बना होगा तो आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है इस पर क्या बना है, कोई बोलेगा घोड़ा बना है, कोई बोलेगा बादल बना है। तो इस तरह से उसकी क्या, उसकी जो एटीट्यूड को, उसके जो पर्सनैलिटी है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता था। तो उसके अंदर पूछा गया है आपसे कि कितने कार्ड का प्रयोग किया गया था, तो वो 10 कार्ड यहाँ पे यूज किए गए थे। 47 वाला क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट बाय द ग्राफिक्स। ये लर्निंग कर्व का क्वेश्चन अगर आपने 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा था, ठीक है, 2018 का अगर आपने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व किया था, मैंने जो करवाया था उसमें, तो उसमें भी इसको लर्निंग कर्व को पूछा गया था, और उसमें अलग तरीके से पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कर्व किस शेप का होता है, तो उसमें एस शेप का कर्व इस तरह का होता था। ठीक है, ये है कर्व। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग। ये आपका प्रोग्रेस और रेट ऑफ लर्निंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये कर्व। ठीक है, एस कर्व। 48 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। ये क्वेश्चन हमने एज इट इज सेम डिस्कस किया था कि एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा हमारा प्रिंसिपल होता है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हम बोलते हैं कि हमें अपने प्रॉफिट को लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हम प्रॉफिट को अर्न ना कर पाएँ या प्रॉफिट के लिए हम कोई रिजर्व क्रिएट ना करें या कुछ भी ना करें, बट जो अपकमिंग लॉसेस हैं जिनका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये लॉसेस हमें फ्यूचर में होने वाले हैं, इट इज़ लाइकली टू बी हैपन इन फ्यूचर, तो उसके लिए हमें पहले से एक प्रोविजन क्रिएट कर लेना चाहिए। तो ये आपका कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट आपका बोलता है। 49 है सैलरी। ये क्वेश्चन शायद हमने लास्ट जो एमसीक्यू की सीरीज की थी 17-18 के अंदर हमने, हाँ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इनकम जो सैलरी होती है विडो की, वो यहाँ कहाँ पे चार्ज की जाती है, तो वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, इन हाउ मेनी पार्ट्स इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एंड रिप्रेजेंट इन द डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम के अंदर आपके दो पार्ट बनते हैं। ठीक है, एक साइड आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, एक साइड आपकी एसेट्स होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 वाला क्वेश्चन है, मोहन ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखा ट्रायल बैलेंस दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। बैड डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट की उसका क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, और कैसे नई प्रोविजन को हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो इसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे, अलग से सेपरेट इसका टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था।
तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए बेड डेप्ट कितने का है, 800 रुपये का है, और न्यू जो प्रोविज़न है वो कितने का है, 2000 का है। तो ये दोनों आपकी किस में जाते हैं, पीएनएल के डेबिट साइड में ये दोनों जाएंगे, और साथ ही ये आपका अमाउंट कितना हो गया, 2800 हो गया, और जो ओल्ड प्रोविज़न है उसको इसमें से माइनस कर देते थे हम, ठीक है। तो ये क्या एक्सीड कर गया अमाउंट को, यानी कि 200 रुपये क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये 200 रुपये कहाँ चला जाएगा, ये 200 रुपये जो आपका ज़्यादा हो गया, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न आपका ज़्यादा है, पहले ही आपका अमाउंट ज़्यादा है, तो ये 200 रुपये आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर आपका इस तरह का कंडीशन होती, 3000 का आपका टोटल अभी का जो आप बना रहे हो वो होता, अगर ओल्ड प्रोविज़न 2800 का होता, तो जो 200 रुपये है आपका वो डेबिट साइड में यहाँ पे जाता। बट यहाँ पे अमाउंट एक्सीड कर गई, पुराने वाले प्रोविजंस को ही आप कंप्लीट ख़त्म नहीं कर पाए हो, तो जो अमाउंट बचता है उसको क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल डाल दिया जाता है। तो 200 रुपये आपका कहाँ चला जाएगा, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। 52 वाला है, विच इज़ द फर्स्ट सोर्स इन द फेज ऑफ मोटिवेशन। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, और हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए, क्योंकि जो फर्स्ट फेज ऑफ मोटिवेशन होता है उसमें आपके मोटिव और नीड दोनों यहाँ पे होते हैं, नीड भी होती है, मोटिव भी होती है। बट यहाँ पे एक चूज करने पे मोस्ट अप्रोप्रिएट की अगर बात करूँ तो इसमें मोटिव ज़्यादा सही है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हमारा कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए। मोटिव के बाद क्या होते हैं, हमारी नीड बनती है, नीड ज़रूरतें आती हैं। जब हम कोई मोटिव हमने क्या कर लिया, हमने फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने 12th पास कर लिया, 12th पास के बाद हमें क्या करना, हमारा मोटिव बन गया कि हमें क्या करना है, हमें जो करना है ग्रेजुएशन के लिए जाना है। तो ग्रेजुएशन के लिए जाने के बाद हमें नीड पड़ेगी कि हमें कितने बुक्स चाहिए, कितने हमें यहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो नीड फिर अराइज होती है। बट साथ में अगर बात करें तो मोटिव और नीड एक साथ भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ और है तो आप बता सकते हैं। 53 वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया आपको 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 20%, डेटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स का दिया है, द अमाउंट ऑफ डेटर्स विल बी। यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी 2 घंटे के आसपास बन जाएगी, तो मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। 50,000 इसका आंसर है। अगर आपको नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है और कैसे इसका आंसर 50,000 आया है, ठीक है। 54 वाला, मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज। ये आपको जब मैंने आपको क्या कराया था, आपका रॉयल्टी अकाउंट कराया था, तो उसमें बहुत अच्छे से हमने समझा था जो मिनिमम रेंट है उसको डेड रेंट भी बोला जाता है। रेवेन्यू रिलेट्स टू, रेवेन्यू आपके किससे रिलेटेड होता है, आपका डिविडेंड रिसीव, रॉयल्टी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि डिविडेंड में भी आपको क्या मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, रॉयल्टी में भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, और इंटरेस्ट में भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सभी आंसर यहाँ पे सही होने चाहिए। 56 वाला है, द अंडर राइटिंग कमीशन इन द केसेज ऑफ द इश्यू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट एक्सीड। ये अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो इस डिवेंचर और शेयर्स का दोनों का यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। शेयर्स के केस में हमने कहा था 5% अंडर राइटिंग कमीशन होना चाहिए मैक्सिमम, और शेयर्स के केस में 5% होना चाहिए। डिवेंचर के केस में ये सीधा सीधा आधा हो जाता है, 2.5%। तो डिवेंचर का आपका पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5%। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस सेक्शन में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ये इसका सेक्शन है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने काफ़ी ट्रेडिंग अकाउंट किया है मेरे साथ, बनाया उसको, तो आप आसानी से इसको ईजिली, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते थे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है, ये आपका होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। 59 वाला क्वेश्चन है, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी। देखिए यहाँ पे बात करी गई है, ऑपरेटिंग रेशियो 70% दिया, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हो 70% इसका आ गया, तो आप क्या करोगे, 1 में से इसको माइनस करते हो 70% को, तो 30% जो आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा क्या, नेट प्रॉफिट रेशियो। 60th क्वेश्चन है, इफ रेट ऑफ रॉयल्टीज 27.5 पैसे पर टन एंड ₹8,250 वर पेड एज रॉयल्टी, द प्रोडक्शन इन क्वांटिटी शुड बी।
ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा सा इसका जो इस तरह का डेटा दिया था तो इससे थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी हुई हो, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर क्या किया गया है कि आपको बोला है, रॉयल्टी का क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर बोला है कि ये आपका रेट है पर टन का, ठीक है, पैसे में दिया गया है, रुपये में नहीं। और ये आपका क्या है, टोटल अमाउंट जो आपने पे किया। तो बोला कितना टन यहाँ पे जनरेट वो आउटपुट निकला होगा। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका था, दो तरीके थे। एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, इसको पैसे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 8250 ये तो आपका रुपये में आ गया। एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आप डबल जीरो पीछे लगा सकते थे। डिवाइड करेंगे अगर आप 27.5 से, तो आपका ऑप्शन आंसर निकल कर आएगा 3000 टन। और उल्टा भी कर सकते थे आप इसको, 3000 अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलते, 3000 टन को अगर आप इतने पैसे से डिवाइड करते तो ये आपका इतना निकल गया आता अमाउंट, ठीक है। और आप रुपये में कन्वर्ट करते तो 8250 आपका निकल गया आता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 61 वाला क्वेश्चन है, क्रेडिट कंट्रोल इज द मेन फंक्शन ऑफ। क्रेडिट कंट्रोल आपका किसका फंक्शन है, ये आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। 62 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2019, यहाँ पे 9 की बात की गई है, कितने सीट यहाँ पे रिजर्व रहते हैं जो इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी से लोग बच्चे आते हैं, तो उनके लिए 25% की जो सीट रहती है वो यहाँ पे रिजर्व रहती है। इन विच टीचिंग मेथड द न्यू रूल्स और प्रिंसिपल आर डेराइव्ड फ्रॉम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे बात करी गई है न्यू रूल्स की और न्यू प्रिंसिपल्स की। जहाँ पे भी बात की जाती है न्यू रूल्स न्यू प्रिंसिपल्स की, तो हम इंडक्टिव मेथड को यूज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए इंडक्टिव मेथड। अगर आपको लगता है कुछ और इसका आंसर है तो आप बता सकते हैं। 64th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये किसने कहा गया है, तो इसके जो डेफिनेशन है उसका यहाँ पे एग्जैक्ट जो ऑथर है वो यहाँ पे मिल नहीं पाए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो बता सकते हैं आप। 65वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे बोला गया है जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर रिसीट और पेमेंट अकाउंट आपका बनता है, तो इसमें कौन सा आपका जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जो आपका स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा आपका अप्लाई नहीं करता है, किसके केस में, रिसीट और पेमेंट के केस में। देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ये आपके कैपिटल रेवेन्यू दोनों आइटम को दिखाता है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कैश बैलेंस एट द एंड ये बिल्कुल सही है। सिमिलर टू पीएनएल ये भी आपका ठीक है, और समरी ऑफ द कैश ये तो 100% सही है। तो इन तीनों का ये तीन तो सही हैं और ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है जरूर बताएं। 66 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन हमने 2 या 3 बार काफ़ी डिस्कस किया और सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहता। बाकी के जो आपके मरीन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, ये आपके इंक्लूडेड रहते हैं। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज, ये आपका क्या है, सीधा सीधा ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो कंसिडरेशन के बिना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। द वैल्यू ऑफ द मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी की वैल्यू क्या होती है, मनी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या स्टेबल रहेगी। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड है। ये आपके जो इन्फ्लेशन होता है तो उस समय क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है और मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसी कारण से महंगाई बढ़ जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, ये थोड़ा सा ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको पढ़ता कोई नहीं है ज़्यादातर, तो इसके लिए पूछ लिया गया था। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आंसर जो है वो है एब्सोल्यूट, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं है और बाकी के ऑप्शन इसके ठीक है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द सेक्शन ऑफ फ्रॉड पूछा गया है। इसके अंदर आपका सेक्शन 17 जो है वो आपका यहाँ पे डील करता है किससे, सेक्शन ऑफ फ्रॉड से। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म। यहाँ पे पूछा है आपसे कि कनेक्टिविज्म की थ्योरी किससे रिलेटेड है, कौन से ऑथर से यहाँ पे रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शन थे, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थॉर्नडाइक से रिलेटेड है।
72 वाला क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आर ट्रांसफर टू। यहाँ पे बोला है कि जब भी आप क्या करते हो, शेयर्स को फॉरफिट करोगे और फॉरफिट का अमाउंट आप क्या करते हो, री इश्यू के लिए यूज करते हो, और जो पैसा बच जाए उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हो। हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स भी किया था, री इश्यू ऑफ द शेयर्स भी किया था। उसके अंदर हमने अच्छे से समझा था कि जो अमाउंट बच जाता है उसको हम कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। 73 वाला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंदर हमने फर्स्ट स्टेप कौन सा देखा था, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपका होता है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद की बात हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और फिर डिलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। इस तरह से हमारा ये एक साइक्लिक नेचर का चलता है। गुडविल इज, ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है और मैंने आपको बताया भी था, इंटेंजिबल एसेट है। द चार्टर ऑफ द कंपनीज, चार्टर ऑफ द कंपनी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। और यही जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मैंडेटरी होता है बनाना, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं भी बनाते हो तो टेबल एफ को आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये क्वेश्चन हमने जो अल्टी कॉमर्स का 2018 का क्वेश्चन था उसके अंदर शायद ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है कि यही क्वेश्चन सेम था। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किसके अंदर था, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसको प्रोपाउंड किया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर हमारे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी इनको कहा जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है, कंपीट करते हैं एक दूसरे से, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग रहती हैं, कंट्रोल ईच अदर। तो इसका सही आंसर है आपका कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जिससे हमारा जो बनता है पूरा कैपिटल मार्केट हमारा बनता है। कैपिटल मार्केट में दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। 78 क्वेश्चन आपका है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ये कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस किए थे। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, इसको कैसे सबको सॉल्व करना है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% दिया है, प्रॉफिट एंड नेट सेल्स आपका क्या होगा, इसका सीधा सीधा ट्रिक था, मैंने पहले ही बताया था आपको। जिस पर आपको दिया उसको 100 मानो, आपको कॉस्ट पे दिया है ना, कॉस्ट को 100 मानो। आपका इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, सेल्स बराबर बताई थी। इक्वेशन कुछ नहीं थी, ये कॉमन सेंस है। सेल्स में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है हमारा, एक तो हमारा क्या रहेगा, टोटल सेल्स जो हम करते हैं उसमें हमारा एक तो कॉस्ट रहता है, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रॉफिट रहता है, ठीक। कॉस्ट पे कितना दिया है हमको 25%, यानी कॉस्ट पर दिया है तो कॉस्ट को मान लेंगे 100 और प्रॉफिट कितना है 25 से 25 है, तो आपका सेल्स पे टोटल कितना हो गया 125 आपका सेल्स हो गया। अब अगर सेल्स पे निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और नीचे सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 125 और मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में चाहिए हमें 5 से और 5 से 120, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। ये तो आप रट के भी जा सकते हैं, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इसका सीधा सीधा 25-20 का होता है, तो इसको आप रट भी सकते थे। 79 क्वेश्चन है, ड्यूअल एस्पेक्ट रिजल्ट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी काफ़ी डिस्कस किया हमने। इसको ड्यूअल एस्पेक्ट में हमारा क्या रहता है, हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, क्योंकि हमारा जो अकाउंट बनता है उसके अंदर हमारी क्या रहती है, यहाँ पे हमारी कैपिटल रहती है सारी, नीचे पोर्शन में हमारी लाइबिलिटी रहती है, लाइबिलिटी वाले सेक्शन में टोटल, और राइट साइड में हमारी एसेट्स रहती है, दोनों को टैली करना पड़ता है, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। चलिए 18th क्वेश्चन को बात करते हैं। इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एनी अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग्स टू विच डिफेंस स्ट्रेटेजी। यहाँ पे डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात करी गई है और इसमें बताया गया कि एक जो आदमी है वो दूसरे की तरह दिखने की कोशिश करता है, तो इसको क्या कहा जाता है। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो यहाँ पे नहीं मिल पाया, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो आता है रिएक्शन इन्फॉर्मेशन हो सकता है। बाकी आप बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, इसके अंदर आपका सभी इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी और साथ में बैलेंस शीट और P&L आप यूज करोगे, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर हो जाएगा। 82 वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टर्मेन द इंटेलिजेंस कोशिएंट ऑफ द मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन इज। यहाँ पे IQ की बात करी गई है। IQ का फॉर्मूला आपका होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता था। और इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे दिया गया है IQ को कैलकुलेट, IQ का लेवल दिया गया है अलग अलग चिल्ड्रंस के लिए मेंटल लेवल के आधार पे दिया गया है। तो इसका सही आंसर
मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए लेस देन 75, क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है उनकी लिमिट होती है 70 टू 75 के बीच में IQ का, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर देखा तो लेस देन 75 विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी के आंसर जो हैं वो लेस देन, मोर देन का केस भी, मोर देन 70 का केस अगर आपको लग रहा है ये बनेगा, तो इसमें अपर लिमिट हमको नहीं दी गई है, तो हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि मोर देन 70 के केस में बनेगा तो ठीक आंसर, लेकिन अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो हम 120 भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। और 110 आपको पता 90 से 110 के बीच में तो नॉर्मल आ जाता है, जो नॉर्मल कॉग्निटिव लेवल का नॉर्मल IQ जो होता है वो आपका आ जाता है। तो यहाँ पे अपर लिमिट अगर फिक्स रहती, जैसे कि बोला जाता है 70 टू 80 या 90 ऐसा कुछ, तो हम उसको चूज कर सकते हैं, बट मोर देन के केस में हम यहाँ पे चूज नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो लेस देन 75 ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, कमेंट जरूर करें। 83 वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेंटल इमोशन ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर। ब्रूनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला है कि ये कौन सा आपका मेंटल इमोशन नहीं है। तो इसमें आपका 3 अगर आप देखोगे, सिंबॉलिक, आइकॉनिक और एक्टिवनेस, तो ये तीनों जो हैं ब्रूनर के मेंटल इमोशन से रिलेटेड हैं, जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है वो पियाजे के स्टेप से रिलेटेड है, पियाजे के जो कॉग्निटिव थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विच इज़ नॉट पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना चाहिए। 84th क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड्स टर्म इज सॉरी, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड पूछा है। ह्यूरिस्टिक मेथड इज ए काइंड ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैसे क्या क्या स्टेप हमारे रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आपका रहेगा क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से क्या मतलब है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से हमारे, जब भी हम रिसर्च की मेथड को पढ़ते हैं, रिसर्च के जो स्टेप्स है उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। 85 वाला है, एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इन प्रिपेयरिंग। जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम कब यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म का कोई बजट बनाते हैं। अगर हम इन तीनों में देखें, चारों में, तो शॉर्ट टर्म का जो बजट है वो हमारा कैश बजट है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कैश बजट। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन गुडविल। डेप्रिसिएशन वैसे गुडविल पे कौन सी मेथड से प्रोवाइड किया जाना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका मेरे हिसाब से तो इसका ए और डी में काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड से इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है गुडविल में, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट एन्यूटी मेथड भी ज़्यादा यूज किया जाता है गुडविल के केस में। तो ए और डी में कन्फ्यूजन है, बट जहाँ तक मुझे लगता है नन ऑफ दी अबव ज़्यादा वेटेज रखेगा, क्योंकि SLM मेथड ही इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। 87 वाला क्वेश्चन है, इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम P डिपार्टमेंट टू Q डिपार्टमेंट एट कॉस्ट 25 + 25%, द अमाउंट ऑफ द स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000 ऑफ द Q डिपार्टमेंट विल बी। इसको मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर आपके पास निकल के आएगा ₹4,000। अगर आप इसको नहीं कर पाए सॉल्व तो मुझे बता सकते हैं। 88 वाला क्वेश्चन है, ए कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब एक क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी हाई कर दिया गया है। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कंपनी किस पर अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। ऑप्शन होते थे शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और उसमें से आपको चूज करना पड़ता। बट यहाँ पे अब सेक्शन के अंदर भी घुसने लग गया आयोग, तो काफ़ी एक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन 53 इसका सही आंसर है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपके प्रोहिबिटेड है शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करना। 89 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मेरी वीडियो पड़ी हुई है काफ़ी, जो यूट्यूब पे हैं आप देख सकते हैं। उसके अंदर रिटेन अर्निंग भी होता है, डिवेंचर भी होता है और इक्विटी भी होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं जिसको हम, डिवेंचर को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका KE हो जाता है, KD हो जाता है, और जो रिटेन अर्निंग है KR आपका हो जाता है। इन तीनों को आप इंक्लूड करते हो। ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंपलसरी फ्रॉम विच क्लास। यहाँ पे इसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया। इसका आंसर जहाँ पे मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए क्लास 6 से,
क्योंकि जो कंपलसरी बोला गया है, पहले जो प्राइमरी लेवल पे बोला गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, जो प्राइमरी लेवल पे 3 लैंग्वेज का यहाँ पे फॉर्मूला बोला गया था, जिसमें एक आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, दूसरी आपकी हिंदी लैंग्वेज होगी, तीसरी आपकी इंग्लिश या अदर कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, इंग्लिश को कंपलसरी नहीं बताया गया, बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंग्लिश के अदर भी कोई आप इंटरनेशनल लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, ये आपको बोला गया था। बट जब इंग्लिश कंपलसरी बोला गया तो इसके केस में मुझे लगता है कि क्लास 6 से ये कंपलसरी कर दिया गया हो। तो इसका सही आंसर अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अपीयर्स एज ए फुट नोट इन द बैलेंस शीट ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ, ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बोला था कि जो हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमें हर चीज़ अपने बिजनेस की डिस्क्लोज करनी है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को भी एज ए फुट नोट हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, फुल डिस्क्लोजर। 92 वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट। यहाँ पे जो टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, जिसके अंदर वैलिडिटी, सब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जेक्टिविटी दिया गया है, तो पूछा है आपसे कि कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं होना चाहिए अच्छे टेस्ट में। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर बनना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्टिविटी, क्योंकि किसी भी चीज़ में सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी मतलब हम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, टेस्ट की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स बना रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग अजम्पशंस बना रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिविटी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कन्फर्म है, वैलिडिटी कन्फर्म है। डिस्क्रिमिनेशन और सब्जेक्टिविटी इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट डिस्क्रिमिनेशन मेरे अकॉर्डिंग इस सेंस में यहाँ पे दिया गया है कि एक टेस्ट का दूसरे टेस्ट के साथ या एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ अलग अलग हम उनको ट्रीट करें, सेम लेवल पे हम उनको ट्रीट ना करें, तो ये इसका बेस बन सकता है। बाकी सब्जेक्टिविटी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका, विच इज इनकर्ड ऑन द ओवरहॉलिंग ऑफ द मशीन, which are incurred on the repairs of the present asset, which are incurred on the business activities, which are incurred on the purchase of fixed asset। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किया था, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों किए थे। उसमें आपको बताया था कि जब हम भी फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं तो उसमें आपका जब भी परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट को, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये आपको सभी को पता होगा, आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था। जुलाई 1991 में जब आपकी एलपीजी पॉलिसी आई थी, तब आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे लिबरल कर दिया गया था, ताकि हम क्या कर सकें, काफ़ी जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो हमारे देश में आ सके। इसके लिए जुलाई 1991 आपका सही आंसर हो जाएगा। सब्रोगेशन इज व्हेन डैश स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर्स, ये आपका आया था किससे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से इसको पूछा गया था, जो आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है उसके अंदर। तो इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए श्योरिटी। जब भी श्योरिटी क्या करता है, श्योरिटी को क्रेडिटर की जगह रख दिया जाता है तो उसको सब्रोगेशन यहाँ पे बोला जाता है। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है, आप जरूर बताएं। सेल्स आर इक्वल टू, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सेल्स किसके, अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से पढ़ा है तो आपका राइट साइड में सेल्स होता था, यहाँ पे आपके क्या रहते थे, टोटल हम इसको कह देते थे एक नाम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे आपके क्या रहती थी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेल्स में से आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, सेल्स आपके पास बेसिकली निकल के आएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब सॉरी ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्रॉस लॉस की बात करी गई है, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि दोनों साइड हमारा टैली होना चाहिए। सेल्स की जो वैल्यू है यहाँ पे टैली होनी चाहिए, और ये दोनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम क्या करते थे, एक हम डिफरेंस से ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 97 वाला क्वेश्चन है, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंटिंग नहीं बोला है, अकाउंटिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारा सिंपल सा अकाउंटिंग होता तो उसमें तो हम फाइनल जो स्टेटमेंट बनाते हैं दैट्स इट, उसमें आपका आंसर हो जाता क्या, प्रिपरेशन ऑफ इन द फॉर्म, हाँ प्रिपरेशन ऑफ समराइज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका सही आंसर हो जाता अगर आप
यहाँ पे सीधे सीधे खाली अकाउंटिंग बोला होता, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात करी है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन भी आप करोगे, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है उसको कम्युनिकेट करोगे जो स्टेक होल्डर हैं उन तक, तो वो आपका लास्ट स्टेप इसमें हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वॉज ₹6,000, ₹13,000, ₹8,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। यहाँ पे सीधा सीधा आपका क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ गुडविल से। ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तीनों मेथड को हम क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, तीनों मेथड को हमने डिस्कस किया था। इसको कैसे निकालना था, तीनों का एवरेज अगर आप निकालते हो 8,000 प्लस 13,000 प्लस 6,000, अगर आप तीनों को ऐड करोगे और उसके बाद आप क्या करते हो, तीनों को इंटू 2 कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो आपके पास निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8, ये आता है आपका 27,000 टोटल आ जाएगा। प्रॉफिट तीनों ईयर्स का डिवाइड करेंगे 3 से तो 9,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट को आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9,000 इंटू 2, तो आपके पास 18,000 की जो अमाउंट आएगी वो क्या आ जाएगी, गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 99 वाला क्वेश्चन है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से किया था और इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसमें जो आपके शेयर्स फॉरफिट किए जाते थे उसके बाद जो अमाउंट है उसकी भी हमने डिस्कशन की थी, कहाँ ये जाएगा अमाउंट, उसका क्वेश्चन पहले यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। तो इसमें कॉल्ड अप अमाउंट जो था ना उसको हम शो करते हैं। इसके एंट्री क्या होती है, देखिए यहाँ पे आता है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक तो एंट्री आती थी हमारी फॉरफिटर की, यानी कि फॉरफिट कर दिया जो हमने अकाउंट, जो हमने उसका अकाउंट फॉरफिट किया उसकी अमाउंट आ जाएगी। दूसरा आ जाएगा आपका अगर आपके जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है। ठीक है, इन दोनों का टोटल आपका जो कॉल्ड अप अमाउंट है उसके बराबर यहाँ पे होता था। तो जो आपका सही आंसर बनेगा वो 99 का ए बनेगा। जितना भी हमने कॉल किया अमाउंट, अगर उतने में उन्होंने पेमेंट नहीं किया उस केस में हम उनको फॉरफिट कर लेते हैं उनके शेयर्स को। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, बाई होम द 16 PF क्वेश्चनर पर्सनैलिटी इज मेड अप। जो 16 PF क्वेश्चनर पर्सनैलिटी दी गई थी वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी आपके रेमंड बर्नेट कैटल ने। शायद यही ऑप्शन है क्योंकि यही ऑप्शन मुझे मिल पाया। अगर आपका आंसर अलग है तो आप बता सकते हैं। और सो गाइस, ये थे आज के जो क्वेश्चन थे कॉमर्स LT के। सभी 100 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और अपने अपने स्कोर आप बताएं कि आप कितने यहाँ पे स्कोर को अचीव कर रहे हैं। उस हिसाब से हम एक एवरेज लगा पाएंगे कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप अभी कट ऑफ पूछने लगेंगे तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसका पेपर कैसे हुआ, कितने कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करनी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे हम कोई क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।